अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। गोइंग का मतलब होता है जाना, और इस कॉन्सेप्ट में जिसका नाम है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इसका मतलब होता है चलते जाना। अभी चलते जाने से मतलब क्या है? अकाउंट्स बोलता है कि अगर कोई आदमी कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक इंटेंशन से बिजनेस शुरू करे कि वो चलता जाएगा बिजनेस में। कहने का मतलब है कि बिजनेस को आगे बढ़ाता जाएगा, उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होगा कि बिजनेस को वहीं पे खत्म करना है या कुछ दिनों बाद बिजनेस को खत्म कर देना है। सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से अकाउंट्स में काफी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, जो कि आप आने वाले समय में पढ़ेंगे जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में हम समझते हैं कि अकाउंट साफ साफ ओनर्स या प्रोप्राइटर्स को बोलता है कि आप अकाउंट्स करना तभी शुरू करें जब आप लंबे समय के लिए बिजनेस चलाना चाहते हैं और आपका खुद कोई इंटेंशन ना हो उसको क्लोज करने की। हालांकि अगर किसी और वजह से बिजनेस को बंद करना पड़ जाए वो अलग बात है। अब आपने पढ़ा ही होगा बिजनेस स्टडीज में कि बिजनेस को बंद करने के लिए काफी सारे रीजंस होते हैं। कभी कभी कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है, कभी कभी वो जो चीज का जिस चीज का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं वो गवर्नमेंट उस पर बैन लगा देती है। तो बहुत सारी चीजें होती है, उसमें हमको लॉस हो रहा होता है, इस वजह से हम बंद कर देते हैं। लेकिन जो मालिक है, जो ओनर है, उसका खुद का कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली यही जो कॉन्सेप्ट है यही हम पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद हम एप्लीकेशंस भी करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट की वजह से अकाउंट्स में कौन कौन सी चीजें आती है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है स्टूडेंट्स। तो आप देखिए यहां पे लिखा है इट इज अज्यूम्ड दैट बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीबल पीरियड एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज इट। तो अब आप मतलब समझ ही गए होंगे कि एक अजम्पशन लेके चली जाती है। देखिए कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल में एक फर्क होता है। कॉन्सेप्ट होता है बेसिक अजम्पशंस। अब जब भी कोई काम करता है तो हम लोग कुछ अज्यूम कर लेते हैं। अब मान लीजिए मैं अगर कोई बिजनेस शुरू करता हूं और अकाउंट्स बनाना शुरू करता हूं तो मैं ये जरूर अज्यूम करूंगा कि ये जो बिजनेस है मेरा लंबे समय तक चलेगा। अगर 15 दिन के लिए ही बिजनेस चलाना है या 1 महीने के लिए ही चलाना है तो मैं उसके अकाउंट्स क्यों बनाऊंगा? और अकाउंट्स किस लिए बनाए जाते हैं? बेसिकली हमने पहले के वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। अकाउंट्स बेसिकली इसलिए बनाए जाते हैं कि बहुत पुरानी चीजों को हम याद कर सके, हमारी मेमोरी अच्छी होती है उससे। प्लस हम लोग पिछले साल के हिसाब से इस साल में कंपैरिजन कर सकते हैं, क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ। लेकिन अगर सोचिए कोई बिजनेस ही 6 महीने के लिए मुझे शुरू करना है और खत्म कर देना है, इस इंटेंशन से मैंने शुरू किया कि 6 महीने में उसको खत्म कर देता हूं, तो फायदा क्या हुआ अकाउंट्स बनाने का? वो तो मैं वैसे भी कर सकता हूं। तो अब आपको समझ आ रहा है पॉइंट? तो बेसिकली ये अज्यूम करके चला जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिजनेस 6 महीने वाले नहीं होते हैं, 6 महीने वाले भी होते हैं, 1 साल वाले भी होते हैं। अब कुछ लोग जो होते हैं आपने देखा होगा, जैसे कोविड का समय आया था, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उसमें डिमांड के हिसाब से कई लोग बिजनेस में घुस गए थे। कौन से बिजनेस में? एक तो सैनिटाइजर बनाने के बिजनेस में, और एक मास्क बनाने के, और भी जो भी प्रोटेक्टिव सामान था उसको बनाने के बिजनेस में आ गए थे। उसके बाद क्या हुआ? 1 साल या 2 साल बाद उनको अब जाके जब सारी चीजें सही हो चुकी हैं, मोस्टली अब लोग ज्यादा यूज नहीं करते उन सामान को, अब बिजनेस बंद कर दिया होगा उन्होंने, या स्केल कम से कम अपना कम कर दिया होगा, स्केल ऑफ ऑपरेशन। तो बेसिकली स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन उनके अकाउंट्स बनाने की फिर जरूरत नहीं है आपको, उससे कोई फायदा नहीं होगा, आपका टाइम ही वेस्ट है अकाउंट्स बनाने में। सो बेसिकली जो बड़ी कंपनीज आप देखेंगे जो कई सालों से चली आ रही हैं और आगे भी काम करना चाहती हैं, वो अपने अकाउंट्स अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। और किस प्रिंसिपल के थ्रू? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली हर कंपनी के लिए कुछ कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको अज्यूम करके चला जाता है कि अगर कोई कंपनी चल रही है तो इसको जरूर फॉलो करें। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। टू रन, अच्छा यहां पे एक वर्ड आ रहा है शैल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीबल पीरियड। तो फोरसीबल पीरियड मतलब हो गया जो हम देख ना सके। ठीक है, मेरा अंदाजा नहीं है, मान लीजिए मैं कोई कंपनी में शुरू करता हूं और मुझे ऐसा दिख रहा है कि 5 साल में ये बंद हो जाएगी, तो वो भी बिजनेस नहीं हुआ। मुझे अंदाजा ही नहीं होना चाहिए कि कब वो बिजनेस बंद होगा या कितने दिन तक वो चलेगा, इसके बारे में मुझे सोचना ही नहीं है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है, और आपका खुद का कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए बिजनेस को बंद करने का। सेकंड पॉइंट देखते हैं। टू रन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम शैल बी द मोटिव
ऑफ एवरी प्रोप्राइटर और ओनर। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। सिंपल लैंग्वेज में मैंने एक और पॉइंट लिख दिया था यहाँ पे, तो इसको भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं कि जो एक मोटिव या एम होना चाहिए ओनर का, वो क्या होना चाहिए कि बिजनेस को लंबे समय तक खींच के रखें। अच्छा ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आपको मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन कौन सी जगह इस अकाउंटिंग अजम्पशन का यूज होता है। तो बिल्कुल आना चाहिए। हालांकि देखिए अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग पढ़ना, तो हो सकता है कि अभी आपको कुछ टर्म समझ ना आए, लेकिन जैसे जैसे हम आगे क्लास में बढ़ते रहेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी। आप इस वीडियो को दोबारा से आप देखेंगे वो चैप्टर पढ़ लेने के बाद जो कि यहाँ पे लिंक हो रहा है, तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये सर ने क्यों बताया था। क्लियर? तो फिलहाल ये चैप्टर जो है कोर्स के हिसाब से पहले है, तो हम पहले ही कर लेते हैं इसको। चलिए, तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मतलब कहां कहां अप्लाई होगा ये वाला रूल। तो अगर ये रूल है तो एक सबसे पहला कॉन्सेप्ट कौन सा है? डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये दो जो एक्सपेंडिचर हैं, अगर आपको इसके बारे में पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी पता तो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसे तो दोनों खर्चे ही हैं। एक कंपनी दो तरह के खर्चे करती है, और जो खर्चे हैं उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, कैपिटल में और रेवेन्यू में। अभी किस तरह के खर्चे होते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है ऐसी चीजों पे खर्चा जो चीजें बहुत लंबे समय तक चलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं एक मशीन खरीद लेता हूं, ठीक है, एक मशीनरी लेता हूं, तो आपको पता है कि मशीन मैं लगभग 1 साल से तो ज्यादा ही यूज करूंगा। ठीक है, मशीन क्या होती है? एक फिक्स्ड एसेट होती है। अब मशीन, अब जैसे मशीन छोटी से छोटी अगर आप लेते हैं तो देखेंगे वो 5-6 साल या 10 साल तो निकाल ही देती है। और ये तो बिजनेस की मशीन्स की बात हो रही है जो कंपनीज में लगी होती हैं, तो वो तो बहुत ज्यादा समय तक काम करती हैं। तो बेसिकली मशीनरी जो हो गया, मशीन मैंने खरीदी तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाला जाता है। ठीक है, तो इसका बेसिक आप ऐसे समझ सकते हैं, जो चीज 1 साल से ज्यादा चलती है उस पर अगर मैं खर्च करता हूं या कभी कभी खर्च करता हूं तो उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसके बदले में मुझे कोई सामान भी मिलता है, मतलब कोई एसेट मेरी बनती है। तो बेसिकली यहां पर आप समझ सकते हैं एसेट में बढ़ोतरी होती है। एसेट क्या होता है? हमारी संपत्ति। ठीक है, अब मशीन लेके आया तो मुझे दिख रही है ना कि मशीन है वहां पे। अब 10 साल तक मुझे वो वहां पे दिखेगी तो दिल में संतोष रहेगा, चलो ठीक है, पैसे वेस्ट तो नहीं किए। ठीक है, तो ऐसी चीज को बोलते हैं एसेट को बढ़ाना। तो जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो वो ऐसी चीजों पे होगा जो लंबे समय तक यूज होती हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्टूडेंट्स डे टू डे बेसिस पे या मंथली ये परमानेंट एक्सपेंडिचर होते हैं। परमानेंट एक्सपेंडिचर मतलब, अब जैसे कि रेंट, ऑफिस रेंट मान लेते हैं, चलिए ऑफिस रेंट। अब आपको ऑफिस रेंट का मतलब तो पता ही है। अब जिस ऑफिस में मैं बैठ के काम कर रहा हूं या जिस फैक्ट्री में मेरा काम हो रहा है उसका रेंट तो मुझे देना होगा। और रेंट भी मैं कैसे देता हूं? देखिए, मंथली भी होता है रेंट, 2 महीने में भी देते हैं, 3 महीने में भी देते हैं, लेकिन है तो रिकरिंग। रिकरिंग मतलब बार बार आने वाला। ये एक बार मैंने उस जगह का यूज किया, उसके बाद क्या होता है, वो रेंट मुझे दोबारा देना होता है, फिर एक बार और देना होगा। तो बेसिकली ये रिपीटेड खर्चा होता है, तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और एक और चीज आप यहां पे देखेंगे कि इससे कोई मेरी एसेट नहीं बढ़ेगी। ठीक है, एसेट जो होती है मेरी संपत्ति नहीं बढ़ रही है, बस मैं चीज को यूज करके, अच्छा ये एरो मत ऐसे डाउन में मत लगा लेना, ठीक है, तो एसेट आप ऐसा समझिए कि ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है। ठीक है, इतना क्लियर? तो ये जो फर्क है, अब आप देख सकते हैं इसको, जो ऊपर वाला रूल है उससे कनेक्ट करके देखेंगे। अगर मान लेते हैं कि ऊपर वाला रूल होता ही नहीं, अगर सभी बिजनेस ये सोच के चलते कि भाई 1 साल के अंदर अंदर मुझे काम बंद कर देना है, ठीक है, 1 साल के अंदर मुझे काम बंद कर देना है, तो एक बात बताइए, ऑफिस रेंट और मशीनरी खरीदने में क्या फर्क रह जाता? भाई वो मशीन खरीदता और उसके बाद 6 महीने में वो बेच देता, उसी तरह वो 6 महीने में एक बार रेंट दे देता, या हर महीने मशीन खरीद रहा है, हर महीने बेच रहा है और हर महीने का रेंट दे रहा है, तो उसमें उसका फायदा क्या? समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो कॉन्सेप्ट है वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से निकल के आया है। सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट नहीं होता तो ये वाला जो रूल है ये भी नहीं होता। हालांकि स्टूडेंट्स कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो जो फर्क होता है और भी फर्क होते हैं, लेकिन इस टॉपिक से सिर्फ यही वाला फर्क लिंक कर रहा था तो मैंने आपको समझाया।
कैपिटल और रेवेन्यू के बारे में अच्छे से बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सभी तरह के फर्क उसके समझ आ जाएंगे, क्योंकि ये 11th ही नहीं 12th क्लास का भी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगला देखते हैं स्टूडेंट्स। फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट एंड डेप्रिशिएट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स एक चीज समझिए कि फिक्स्ड एसेट क्या होगी? जैसे ये मशीनरी, अभी अभी मैंने आपको बताया ना, फिक्स्ड एसेट 1 साल से ज्यादा काम करने वाली जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी हमारे पास चीजें हैं, वो होती है फिक्स्ड एसेट। क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? लैंड हो गया, अगर मान लो मैंने जमीन खरीद ली तो भाई 1 साल से ज्यादा तो चलेगी। बिल्डिंग बनवा दी मैंने, प्लांट एंड फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, यहां तक कि लैपटॉप हो गया। छोटी मोटी एसेट्स भी फिक्स्ड एसेट होती है। लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, आने जाने के लिए मैंने एक गाड़ी खरीदी है तो वो हो गया, बिजनेस के काम के लिए गाड़ी खरीदी है तो वो भी फिक्स्ड एसेट में आता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पे फिक्स्ड एसेट जो भी होती है वो किस लिए बनाई जाती है? अब एक चीज सोचिए, चलिए सबसे पहले इस पॉइंट से पहले इस पॉइंट को करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से और क्लियर हो जाए। फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट ऐसी एसेट होती है जो कि 1 साल से ज्यादा काम करेंगी, जैसे एग्जांपल मैंने आपको दे दिए। करंट एसेट कौन सी होती है? देखिए करंट एसेट स्टूडेंट्स 1 साल के अंदर अंदर है ना चेंज हो जाती है। जैसे कि मेरे पास पड़ा पैसा, ठीक है, कैश इन हैंड, अब बिजनेस करता हूं तो मेरे पास कुछ पैसा मेरे ड्रॉर में रखा होता है इमरजेंसी के लिए, और कुछ पैसा मेरे पास बैंक में पड़ा होता है। अब क्या ये पैसा पूरे साल या 10 सालों तक एक जैसा रहेगा? नहीं रहेगा, वो तो मैं कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कर दूं तो ये कम ज्यादा हो जाएगा। एक और होता है स्टॉक, ठीक है, स्टॉक भी होता है, तो स्टॉक भी आप करंट एसेट में लिख सकते हैं। स्टॉक क्या होता है? जो सामान मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, जो सामान, जिस सामान का मैं बिजनेस कर रहा हूं वो सामान जाहिर सी बात है मेरे पास थोड़ा बहुत तो पड़ा ही होगा, साल के शुरुआत में और साल के एंड में। तो आप ये भी देखेंगे कि स्टॉक जो है ना वो रोज के हिसाब से चेंज होता है। आप किसी ग्रोसरी शॉप में अगर आप गए हो तो आप देखेंगे कि उनके पास दुकान जब खुलती है तो स्टॉक अलग होता है और दुकान उस दिन बंद होती है तो तब तक स्टॉक चेंज हो जाता है। अगर उन्होंने कहीं से मंगवाया होगा तो स्टॉक बढ़ गया होगा, अगर उन्होंने ज्यादा बेच दिया होगा तो स्टॉक कम हो गया होगा। तो स्टॉक जो होता है रोज के हिसाब से चेंज होता है। तो ये भी होगी हमारी करंट एसेट्स। तो ये सारे करंट एसेट्स में आ जाते हैं, डिटेल में आगे चल के बात करेंगे। और यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स में देखिए स्टूडेंट्स, फिक्स्ड एसेट में क्या होता है? अगर एक मशीन खरीदी तो 10 साल तक पड़ी हुई है मशीन, कम ज्यादा कुछ नहीं होता उसमें, तो फिक्स्ड एसेट ही होता है। तो एक चीज बताइए, अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अगर मेरा इंटेंशन ही नहीं होता कि कोई भी चीज को ज्यादा यूज करना और कोई भी चीज को कम यूज करना, तो मैं इन दोनों को क्यों अलग अलग करता? क्या ये बात सही है? तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर है। चलिए अब इसको समझते हैं। एक चीज समझिए स्टूडेंट्स, एक वर्ड होता है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का क्या मतलब होता है? जब भी हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो हर साल उसको यूज किया जाता है, तो हर साल उसकी वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है क्योंकि उसको हम यूज कर रहे हैं। क्या ये बात सही है? अगर 1 लाख रुपए की मशीनरी आप खरीद के लाते हैं आज और 1 साल तक उसको यूज करके उसको मार्केट में बेचना चाहेंगे, तो आप देखेंगे कि उसका सेम 1 लाख रुपए नहीं मिलेगा आपको, उसकी वैल्यू में जरूर कुछ डिफरेंस आ जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस चीज को, ये जो हमारा वैल्यू कम हो जाती है मशीनरी या किसी भी फिक्स्ड एसेट की, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब भाई हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि हर साल मशीन में कितना पैसा माइनस करूं, कितनी वैल्यू उसकी गिराऊं, है ना? तो कैलकुलेट करने का कोई आधार होता ही नहीं होता। तो वो जो बेस होता है ना, जिस बेस पे हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं, वो बेस भी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से ही निकल के आता है। अब वो कैसे आया देखते हैं। देखिए मान लेते हैं कि मैंने 2001 में एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की। 2001 में एक मशीनरी खरीदी, कितने की? 1 लाख रुपए की। अब स्टूडेंट्स देखिए, जब भी कोई कंपनी होती है ना तो उसको सभी काम एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में करना होता है। अब ये नहीं कि उसने मशीनरी खरीदी है तो 1 लाख रुपए हर साल दिखाएगी कि हर साल 1 लाख रुपए ही मेरे पास मशीन में है। नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता। हर साल वो यूज भी तो कर रही है मशीन को, तो वो उसका अगले साल, जिस साल वो लेके आई है, 1 साल बीतने के बाद उसकी वैल्यू कम दिखानी ही होगी कंपनी को। ठीक है, क्योंकि एक और प्रिंसिपल है जो बेसिकली इसी से कनेक्ट होता है। वो प्रिंसिपल का नाम क्या है? उसमें क्या होता है कि सब कुछ डिस्क्लोजर, देखिए फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल।
फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये बोलता है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है ना अकाउंटिंग की, सभी को सच सच बतानी है, जो भी अकाउंटिंग के यूजर होते हैं। तो उस प्रिंसिपल के तहत कंपनी को ये सारी चीजें सच बतानी होती है। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी ये सोचती है ये जो मशीन मैंने खरीदी है इसको मैं 1 साल में तो खराब कर नहीं दूंगी, या इसको मैं 1 साल में बेचने का मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मेरा इरादा तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से रिलेट रखता है। तो कम से कम मान लेते हैं कि ये जो मशीन मैंने खरीदी है 10 साल चलेगी, पहले ही मान लिया 10 साल चलेगी, ठीक है। तो इसको क्या किया, हर साल, अब हर साल कितनी वैल्यू इसमें से कम की जाए, तो इसको डिवाइड कर दो 10 से। तो हर साल जो डेप्रिसिएशन लगाया जाए, क्या वो 10,000 लगाया जाए? हाँ बिल्कुल लगाया जाए। अगर 10,000 के हिसाब से मैं मशीन की वैल्यू कम करता रहूंगा तो मैं देखूंगा कि 10 साल में उसकी वैल्यू बिल्कुल निल हो गई है, अब मेरी बुक्स में उसकी वैल्यू खत्म हो गई। इतना क्लियर है? अब यहां पर आपको महत्व समझ आया होगा, आपको इंपॉर्टेंस समझ आई होगी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की, कि कंपनी ये खुद देख रही है कि ये जो कोई भी चीज वो ले रही है, सिर्फ मशीन की बात नहीं है, अगर वो फर्नीचर लेती है या कोई भी फिक्स्ड एसेट लेती है तो उसका एक डेप्रिसिएशन अमाउंट होता है जो कि वो सोच समझ के लगाती है कि कितने साल इसको चलना है, और कितने साल जहां पर भी शब्द आ गया, कितने साल क्वेश्चन आ गया, तो उसका आंसर तो भाई गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ही है ना, क्योंकि आपने सोचना तो शुरू कर दिया ना कि भाई 1 साल से ज्यादा या एक अनलिमिटेड पीरियड तक, तो कई मतलब लंबे समय तक, तो लंबे समय आपने उसी समय सोचना शुरू कर दिया जब मशीन ली। तो इसी वजह से इस कॉन्सेप्ट को भी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से कनेक्ट किया जाता है। इतना क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि जब भी कोई फिक्स्ड एसेट ली जाती है ना, तो उसको खर्चा मान के नहीं चला जाता उस साल का। अब पहले के जमाने में अकाउंटिंग कैसे होती थी, पुराने जमाने में जब अकाउंटिंग होती थी ना, उसमें 2 कॉलम बना देते थे कि भाई कैश जब आएगा तो यहां लिख देना, कैश जब जाएगा तो दूसरे कॉलम में लिख देना। हमको ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कैश से क्या सामान आया और वो कितने साल चलेगा। तो उस अकाउंटिंग मेथड को गलत समझा जाता था। तो अब समय के साथ अकाउंटिंग मेथड चेंज हुए। अब मान लेते हैं एक मशीनरी जो मैंने ली है 2001 में, साल 2001 में मैंने मशीनरी ली, तो इसका पूरे का खर्चा जो 1 लाख रुपए होगा, पूरे का खर्चा मैं 2001 के एक्सपेंस में नहीं डालूंगा, मैं अपनी एसेट बढ़ाऊंगा। ठीक है, एक्सपेंस मतलब क्या होता है? एक्सपेंस मतलब होता है भाई जो पैसा मैंने दिया उसका, उसके बदले में जो मिल रहा था उसको यूज करके खत्म कर दिया, एक्सपेंस हो गया, है ना, यही होता है एक्सपेंस का मतलब। लेकिन ये मशीनरी तो भाई 10 साल चलेगी ना, तो इसके जो पूरी कीमत है ना उसको मैं 10 साल तक हर साल एक्सपेंडिचर में डालूंगा, ना कि 1 साल में एक्सपेंडिचर में डालूंगा उसको, क्योंकि ये कोई नुकसान नहीं है। पुरानी अकाउंटिंग की तरह हम इसको नुकसान मान के नहीं चलेंगे। हमारे पास कोई चीज तो है ना, तो उसकी वैल्यू जब तक 0 नहीं हो जाती हमारे हिसाब से, ठीक है, जिसमें काफी टाइम लगने वाला है, जब तक 0 नहीं हो जाती तब तक उस मशीन को हम एक्सपेंस मान के नहीं चलेंगे, उसको अपनी एसेट मान के चला जाता है, जिसके बारे में डिटेल में आप आगे आने वाले चैप्टर्स में जरूर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली आप देख सकते हैं कितनी सारी एप्लीकेशन है जो कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के साथ लिंक होती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, और इसके ऊपर जो भी मैंने एप्लीकेशंस बताई हैं, कहां कहां अप्लाई होती है चीजें, वो भी अच्छे से समझ आ गई होगी। सो यहां पे ये क्लास खत्म कर रहा हूं स्टूडेंट्स, जिसमें गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आने वाली क्लासेस में जब हमारे प्रिंसिपल्स खत्म हो जाएंगे तो मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर करेगा। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगली क्लास में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।